नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज हमारे साथ हैं लैंसडौन से 3 बार के विधायक और महंत सिद्ध बली के दिलीप सिंह रावत जी। उनका हम स्वागत करते हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में भी आप हैं और धर्म से भी आप जुड़े हुए हैं। किस तरीके से आप सामंजस्य बैठाते हैं धर्म में और राजनीति में? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। वर्तमान परिस्थिति में जरूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि धर्म जो है वो एक निर्मल जल की तरह है और राजनीति जो है वो एक जहर की तरह है। अगर आप जहर में निर्मल जल को डाल दो तो उसकी विषाक्तता कम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो असर है, दुष्प्रभाव है, वो कम हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत यदि आप निर्मल जल में थोड़ा सा एक बूंद भी जहर डाल दो तो वो दूषित हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है। तो इसी प्रकार राजनीति और धर्म ऐसी है कि धर्म में अगर राजनीति आ जाए तो जो है धर्म खराब हो जाता है, लेकिन अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पे पवित्रता और पावनता आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए राजनीति में धर्म आवश्यक है। रावत जी, आपके जो पिताजी थे वो भी राजनीति में रहे, वो भी विधायक रहे, तो क्या उनसे प्रेरणा मिली राजनीति में आने की? निश्चित रूप से आप हमारे क्षेत्र में जाओगे या जितने लोग उनसे परिचित थे वो समझ लेंगे कि वो जानते थे उनके परिचय को कि बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। और आज भी कई लोग ईमानदार का उनका एक उदाहरण देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके नाम को कलंकित न करूं और उनके ही सदमार्ग पर चलूं जिस मार्ग पर उन्होंने दिखाया। और मैं प्रयास करता हूं, तो मैं आज भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ये प्रयास करूं कि जो वर्तमान परिस्थितियों में जो दूषित हो रही है राजनीति, उससे मैं बचकर चलूं और उसको ठीक करने का प्रयास करूं। जी। अच्छा, लैंसडौन विधानसभा की बात करें तो अपने आप में एक पर्यटन क्षेत्र है और आर्मी का हब भी है। किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं लैंसडौन में जो आपके जो कार्यकाल में शुरू हुई? देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, उत्तराखंड बनने से पहले, उत्तराखंड बनने के बाद, तो लैंसडाउन एक बहुत तेजी के साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। जी। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर निर्मित हो गई हैं कि वहाँ पर्यटक उसमें आ रहा है और दिल्ली से नज़दीक होने के कारण इसका फ़ायदा मिल रहा है। और मसूरी में और नैनीताल में ज़्यादा भीड़ होने के कारण, ज़्यादा जन दबाव होने के कारण लोग लैंसडाउन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, ये मेरा ज़रूर मानना है कि सरकारी तौर पे अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं और उसके लिए हम सभी राजनीतिक लोग दोषी हैं। लेकिन मेरा अभी प्रयास है कि वहाँ पे मैं एक दो ऐसे स्पॉट बना दूं जी। कि ताकि लोग वहाँ अपने आएँ तो मनोरंजन कर सकें। अच्छा, कोई योजनाएं ऐसी हैं जो आपके द्वारा शुरू की गई थी, जिन योजनाओं को लेकर बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही थी कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए? हाँ, इनमें से मेरा वही पर्यटक क्षेत्र को बनाने के लिए मेरा एक वहाँ एक झील का निर्माण किया मैंने। सकमुंडा है एक जगह वहाँ, उसकी झील के लिए मैंने प्रयास किया है और मैं विगत 5 सालों से प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर कोई झील बन जाए। और अभी खैर सरकार की तरफ से इतना अच्छा योगदान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं इस कार्यकाल में वो झील को बनाने का प्रयास करूँगा। मुख्यमंत्री भी आपकी विधानसभा गए थे और आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा, तो क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा मुख्यमंत्री या सरकार से? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश की ये विडंबना है कि अभी तक अपने आर्थिक स्रोतों से अपने बल पर खड़ा नहीं हो पाया और इन्हें शायद वो गंभीरता के साथ प्रयास भी नहीं हुए। और अगर कभी प्रयास हुए भी हैं तो कुछ लोगों के दबाव के कारण वो प्रयास जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार को गंभीरता के साथ सोचना होगा कि अपनी आर्थिकी के स्रोत को भी बढ़ाना पड़ेगा और पर्यटन उसमें एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। तो इसलिए पहले फोकस करना चाहिए उनको कि यहाँ पर जो हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं उनको नए तरीके से सजाना संवारना चाहिए। तो आज उसी की प्रक्रिया में हम भी लगे हैं कि पर्यटक क्षेत्र अगर ये बढ़िया बन जाए लैंसडाउन, तो मसूरी और नैनीताल की तर्ज पर जो है यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, एक झील बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दो एक स्पॉट हैं जहाँ इनको हम डेवलप करके लोगों के लिए स्पोर्ट्स के रूप में काम करें। तो ये प्रयास जरूर करना चाहिए और सरकार को वास्तव में जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, अभी तक वो गंभीरता नहीं दिख पाई। अच्छा बहन जी, लैंसडौन का नाम बदलने की बात भी की जा रही है, तो आपको लगता है कि अगर लैंसडौन का नाम बदला जाता है तो एक पहचान बनाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, जो हरीश रावत जी ने भी कहा है? देखिए, असल में क्या है कि हरीश रावत जी अभी पुरातनवादी हैं
और मैं समझता हूँ उनके मन में, क्योंकि उनकी पार्टी जिस पार्टी में वो हैं वो ह्यूम द्वारा स्थापित है, वो अंग्रेज के द्वारा। और वर्तमान में भी अगर प्रत्यक्ष रूप में देखो तो एक अंग्रेज के ही द्वारा, एक यूरोपियन के द्वारा ही जो है वो संचालित हो रही है। इसलिए उनकी दिमाग में अभी ये मानसिकता भारतवासियों के प्रति और एक राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं पनप पाई है। और अब हमारा ये सोचना है कि अंग्रेजों ने 100 साल तक हमारे देश पर राज किया और हमको गुलाम रखा, और हमारे सारे स्वतंत्रता के जो अधिकार थे उनको अपने जंजीरों में जकड़े रखा। हम चाहते हैं कि इसे सारे जितने प्रतीक हैं, जितने चिन्ह हैं उनके, वो सारे समाप्त होने चाहिए, और लैंसडौन का नाम भी उसमें से एक है। और मैंने तो यहाँ भी कहा है कि जो इनकी कैंट छावनी परिषद की जो एक व्यवस्था है वो भी समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो मेरा ये है कि लैंसडौन का नाम भी बदलना चाहिए और वहाँ की व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। जी। अच्छा, लैंसडौन की बात करें तो एक और चीज़ के लिए चर्चा में रहा, जो आपकी जो विधानसभा है, कि जो हरक सिंह रावत वहाँ थे, उन्होंने अपनी बहू को वहाँ से लड़वाया, जिसके बाद आपकी जो कहा जाता है कि आपकी एक मित्रता थी जो अब कहीं ना कहीं थोड़ी दुश्वारियां देखी जा रही, तो ऐसा कुछ क्या है? देखिए, हरक सिंह जी ने राजनीति की एक लंबी पारी खेल ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक वो अपनी कोई अमिट छाप नहीं छोड़ पाए हैं। और अवसरवादी की राजनीति बार बार नहीं चलती है, ब्लैकमेलिंग की राजनीति बार बार नहीं चलती है, और लोगों को दिखाना भी पड़ता है कि विकास साहब ने क्या किया। और मैं समझता हूँ कि बहादुर वही है, क्षत्रिय भी वही है, बहादुर भी वही है, कि जो व्यक्ति जहाँ कोई काम करता है अपने पुरुषार्थ का जो बल दिखाता है वहाँ वहीं का परिणाम वहीं से लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि बार बार विधानसभा बदलना, बार बार पार्टियाँ बदलना, इस इन आदतों के कारण लोगों ने आज उनके प्रति जो है विश्वसनीयता जो उन्होंने खो दी है। तो वही है कि आज वो जरूर लैंसडौन विधानसभा में आए हैं, वहाँ के लोगों ने, क्योंकि 10 साल उन्होंने पहले वहाँ का नेतृत्व किया, वो समझ गए कि ये 10 साल तक कुछ नहीं हुआ और आज वहाँ एक आमूलचूल परिवर्तन आया, तो इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। तो मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन यह कि जो कार्य प्रणाली है, जो उनका वचनबद्धता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, उसके कारण मैं उनके साथ मेरा सामंजस्य नहीं बैठ पाता। कभी वो धारी देवी की कसम खाते थे, कभी उनके आंसू निकलते थे, तो ये सब क्या था? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और मैं भगवान की कसम पहले खाता नहीं हूँ, और खा दिया तो फिर किसी भी कीमत पे उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और कोई व्यक्ति, लोगों ने भगवान को भी दुकान की तरह अपना प्रयोग करना सीख लिया, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति करा तो उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, वर्तमान समय की हम बात करें, परिस्थितियों की बात करें, भ्रष्टाचार को लेकर आपका कड़ा रुख हमेशा रहा है, मैंने पहले भी देखा है। अब क्या कुछ आपको लगता है कि जब भ्रष्टाचार हो तो उस पर किस तरीके से कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए सरकार द्वारा? देखिए, उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सलीके के तहत इस प्रदेश को चलाया जा सकता था, बहुत अच्छी तरीके से। हमसे 22 गुना उत्तर प्रदेश है, आज वहाँ योगी जी बड़ी अच्छी तरह से उस प्रदेश को चला रहे हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा हम निश्चित रूप से मानना है कि यहाँ 20-22 सालों में हम लोगों ने एक सेटअप नहीं बना पाए, एक ढांचा नहीं बना पाए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 71 और 72 रुपये जो है हम नॉन प्लान में खर्च कर रहे हैं, इनको घटाया जाना चाहिए। और एक संकल्प के साथ जो है सारी जो भ्रष्टाचार के कारण जो आज इस प्रदेश बदनाम हो रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार जरूर इसमें प्रयास कर रही होगी, और आगे भी भविष्य के सुधारने के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से गंभीरता के साथ इसको करना चाहिए। अच्छा, नीति नियंताओं से भी कोई सवाल है आपका कि जो नीतियां बनाते हैं तो क्यों धरातल पर वो नीतियां नहीं उतर पाती, जिस तरीके से चाहे भ्रष्टाचार की हम बात करें या ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं प्रदेश में लगातार होते हैं? देखिए, वर्तमान उत्तराखंड जो है, विशेषकर जो उत्तराखंड की रचना हुई है, उसकी जो मांग हुई है वो पर्वतीय क्षेत्रों के परिस्थितियों को देखकर हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी पर्वतीय क्षेत्र की को उस तरह से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जैसे लिया जाना चाहिए। और आज भी प्रश्न वही यक्ष प्रश्न आज भी है कि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की व्यवस्थाएं एक ही थोपी जा रही हैं। आप देख लीजिए, अभी हम सामान्य विधायक हैं और हमारा भी उतना ही बजट है, जबकि हमको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में अगर बाइक कार के द्वारा जाएंगे 7 और 8 घंटे लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र के जो विधानसभा हैं वहाँ आप 1 घंटे में पूरी विधानसभा को परिक्रमा कर सकते हो। तो उनके लिए भी, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप एक सीमेंट का कट्टा भी ले जाते हो तो उसकी दुगनी कीमत चुकानी पड़ती है। वही चीज़ें आज मैदान पे की जा रही हैं, और वही नियम जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये
थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्रों में आज पलायन का कारण बन गई है। हमारा कहना है, हमारा सोचना है कि सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। जी। अच्छा, इसके अलावा पलायन का आपने ज़िक्र किया। ज़ाहिर तौर पर पौड़ी ज़िले में पलायन बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो मानव संघर्ष है जानवरों के साथ वो बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर कितने गंभीर आपको लगता है कि सरकार को होना चाहिए? देखिए, अभी पलायन रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। ज़रूर त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पर थोड़ा एक पलायन आयोग ज़रूर बना, लेकिन उसने भी खाली खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर ली। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के किसी भी विकास खंड में या प्रत्येक विकास खंड में एक एक ऐसा उद्योग लगाया जाए जिसमें ज़्यादा नहीं 100, 150, 200 लोगों को रोजगार मिल जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा पलायन जो है रुक जाएगा। लेकिन अभी इसके प्रति कोई गंभीरता के साथ कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि आप पर्वतीय क्षेत्र खाली हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्र भरे जा रहे हैं। इससे दोनों जगह का नुकसान हो रहा है। पहाड़ में जो है खेतें बंजर हो गई हैं और मैदानी क्षेत्रों में जहां खेती होती थी वहां बस्तियां बन गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज से 15-20 साल में अगर ये स्थिति रही तो अन्न का बहुत बड़ा संकट हमारे उत्तराखंड में आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों का संकट आने वाला है। तो इसलिए इसको दूरगामी परिणाम को देखते हुए हमें इसका चिंतन करना चाहिए, उसके लिए ही योजना बनानी चाहिए। आपको लगता है कि जिस योजना का आप ज़िक्र कर रहे हैं, अगर थोड़ी-सी अगर इच्छा शक्ति हो तो ये पॉसिबल है? देखिए, सब कुछ संभव होता है। सरकार में अगर इच्छा शक्ति है सब कुछ हो सकता है। और जनता को भी प्रेरित तभी किया जा सकता है कि जब उन्हें लगे कि वास्तव में सरकार गंभीर है, और हमें गंभीरता के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, धर्मगुरु होने का कितना राजनीतिक लाभ आपको मिलता है? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि धर्म में राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा और सदमार्ग पर नहीं चल पाएगा। और जो लोगों को एक लाभ मिलना चाहिए, जनता का जो हित होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए, राष्ट्र का हित होना चाहिए, क्षेत्र का हित होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ चरित्र नहीं रहेगा तो आदमी ईमानदार नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है धर्म की ज़्यादा ज़रूरत है, और निश्चित रूप से मैं तो धर्म को ही अपना मार्गदर्शक मानता हूँ और उसी के आधार पर राजनीति करता हूँ। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए और सरकार से कोई अनुरोध? मेरे तो सरकार से भी यह अनुरोध है कि ज़्यादा राजनीतिक दबाव में ना आकर के एक बार इच्छा शक्ति के साथ इस प्रदेश की भलाई के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और विशेषकर जो हमारा पलायन हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ही हमारी आज पहचान है, और ये हिमालय, ये हमारा जितने देवभूमि है वो हमारा पहचान है। और अगर यही पहचान हम खो जाएंगे तो हम अपना अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरा सोचना है कि आज की तारीख में हम सब लोगों को एक बार राजनीति को दूर रखकर और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखकर इस प्रदेश की हित के लिए काम करना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे दिलीप रावत जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें जो इच्छा शक्ति हो तो जाहिर तौर पर प्रदेश में जिस विकास की हम बात करते हैं वो उस विकास को धरातल पर उतारा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।